हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए जो है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू के साथ मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीडीएफ में उन सबको याद कर जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एज। ओके, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि निजी और राज्य उद्यम में संयोजन में एक आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या आएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी जो है यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का जो है कुछ कुछ परसेंटेज रहता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट टाइप का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट आर द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था थर्ड 5 ईयर्स प्लान का? राइट आंसर क्या आएगा? एग्रीकल्चर। ओके, कृषि जो है ये मेन फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डैश सिचुएशन। जब उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बायलैटरल मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली का मतलब ही हो गया जहां पर एक सेलर है और वही जो है पूरा डोमिनेट कर रहा है। यहाँ क्या है? वन बायर है, वन सेलर है, उसको क्या कहेंगे? बायलैटरल मोनोपोली। हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी? सामान्य संतुलन का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? लियोन वालरस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ओके, तो किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो देखिए, किस धन पे किस पे लेता है वो उधार? राइट आंसर क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। जब यहाँ पर क्या है? सेंट्रल बैंक है और यहाँ पर क्या है? कमर्शियल बैंक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि किस रेट पे जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से, किस रेट पे? तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, वो जब अपना रखता है पैसा रिजर्व बैंक के पास, तो रिवर्स। और जब कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है और जब सेंट्रल बैंक इसे पैसा देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अ फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? जब करेंसी का वैल्यू कम होने लगता है, जब हम बात करें फॉरेन करेंसी के सामने, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है वो लोअर हो जाए, कम हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में, तो डिवैल्यूएशन कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। भारत में वित्तीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा तैयार की जाती है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो रिपोर्ट है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर क्या आएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है? IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 ईयर प्लान होता है उसका डेट भी कभी कभी पूछ देता है कि उस पीरियड का डेट बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट टाइम कि 12th 5 ईयर प्लान का डेट बताइए। तो 2012 से 2017 जो है ये 12th 5 ईयर प्लान का ऑपरेशनल पीरियड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ठीक है, तो मनी मार्केट है ये किस टाइप का मार्केट है, किस टाइप का बाजार है। तो मनी मार्केट जो है एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म फंड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फंड होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फंड हो जाएगा। देयर इज एग्जैक्टली डैश सेलर इन एनी मार्केट, द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर, ठीक है, यहाँ पर फिर मोनोपोली के बारे में आपसे पूछा है कि मोनोपोली में जो होता है कितने सेलर होते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मोनोपोली का मतलब हो गया एक सेलर हो जाएंगे, ओके, तो वन सेलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर इन्फेरियर गुड्स डिक्रीज विथ डैश इन कंज्यूमर्स इनकम, तो डिमांड जो होता है इन्फेरियर गुड्स का वो डिक्रीज करता है विथ डैश इन द कंज्यूमर इनकम, जब कंज्यूमर इनकम का जो कंज्यूमर का जो इनकम होता है वो क्या होगा, तब डिमांड जो है इन्फेरियर गुड्स का कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर क्या होगा, इनकम जो है वो राइज करेगा, ठीक है, डिमांड जो है इन्फेरियर गुड्स का वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर इन्फेरियर गुड्स जो है ये क्या हो गया, अब जैसे मान के चलिए कि आपको जो है किसी भी ब्रांड का कोई सामान चाहिए, किसी भी ब्रांड का सामान चाहिए, ठीक है, और ये सबसे अच्छे ब्रांड का जो दाम है वो 100 रुपीज़ है। इसी का जो सब्स्टिट्यूट एक ब्रांड है, ठीक है, जो सेम इसी टाइप का आपको टेस्ट देगा बट क्वालिटी में अलग होगा, ब्रांड अलग होगा और इसका दाम 50 रुपीज़ है, तो ये हो गया इन्फेरियर गुड्स, ठीक है, ये हो गया इन्फेरियर गुड्स और ये हो गया रियल गुड्स। अब क्या हो गया कि जब इसका दाम, तो अब आप सोचिए कि आपका प्राइस जो है, आपका इनकम जो है वो अगर कम होगा तो आप इसको एफोर्ड तो नहीं करेंगे, आप इसको एफोर्ड करेंगे इन्फीरियर गुड्स को। जब आपका इनकम जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो आप फिर इन्फीरियर गुड्स क्यों लेंगे, फिर तो आप इस गुड्स को लेंगे ना। तो वही कह रहा है इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जब डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज कब होगा, जब आपका इनकम बढ़ेगा, तब तो आप ओरिजिनल गुड्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो डिफरेंस होता है किसका, ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, तो एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट होगा और जो इंपोर्ट होगा, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात होगा, ओके। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ गुड whose quantity demanded decrease when consumer income rises, ठीक है, तो डैश एक वस्तुएं हैं जब उपभोक्ता आय में वृद्धि होती है तो इसकी जो मात्रा में कमी आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा इन्फीरियर गुड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज, आर्थिक संतुलन में डैश, सप्लाई जो है वो इक्वल होता है डिमांड का, ठीक है, सप्लाई जितना होगा उतना ही डिमांड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश बैलेंस इज द सम ऑफ द बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज ट्रेड सर्विस एंड नेट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये होता है आपका करेंट अकाउंट, ठीक है। द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड डिक्रीजेज विथ डैश इन द इनकम, कंज्यूमर इनकम। देखिए अब यहाँ पर क्या है, द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड डिक्रीजेस, जो नॉर्मल गुड होता है, एक नॉर्मल गुड और एक इन्फीरियर गुड, तो नॉर्मल गुड का यहाँ पर क्या कह रहा है कि द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड डिक्रीजेस, द नॉर्मल गुड का जो दाम होगा, डिमांड होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे जैसे जब इनकम जो है कंज्यूमर का डिक्रीज होता जाएगा। ये सीधा सीधी अभी आपको मैंने समझाया था कि डिमांड जो है नॉर्मल गुड का ये कब डिक्रीज होगा, जब आपका इनकम डिक्रीज होगा, तब तो आप इन्फीरियर गुड्स की तरफ भागेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मनी सप्लाई ग्रोथ इज फास्टर देन रियल जीडीपी ग्रोथ इट रिजल्ट इन डैश, जो मनी है, मनी का जो सप्लाई है वो फास्टर से ग्रोथ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन के केस में क्या हो जाता है कि प्राइसेस जो है वो राइज करने लगता है, मार्केट में जो है मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगता है, समझ गए, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के विकास के व्यय में नहीं शामिल किया जाता है? तो डिफेंस के एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया जाता है, ये तो अपनी सुरक्षा को और इंक्रीज करने के लिए उस पर खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप, ये नाम से ही सारे कंट्री का नाम रिलेटेड है, जैसे बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रसिया है, सी फॉर चाइना है, आई फॉर इंडिया है और एस फॉर साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ इंडोनेशिया नहीं होगा। नेक्स्ट, कुरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर? ठीक है, तो कुरियर सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शियरी होता है। ठीक है, तो ये जो कुरियर सर्विसेज है ये किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है? देखिए, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट है, ये भी डायरेक्ट है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस? कौन सा संगठन वास्तव में नकदी संतुलन बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है? ये सब काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इफ एट अ प्राइस market supply is greater than market demand, we say that there is dash in the market at that price। ठीक है, यदि कीमत पर बाजार की मांग बाजार की आपूर्ति से अधिक है तो हम कहते हैं कि उस कीमत पर बाजार में डैश है, मतलब कि एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, इन इंडिया द रिफॉर्म्स पॉलिसी वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर? भारत में पहली बार सुधार नीतियों को कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 1991 में। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? बहुत सिंपल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन वेजेस एंड प्राइसेस चेज ईच अदर एट अ वेरी क्विक स्पीड? तो किस स्थिति में मजदूरी और कीमतें बहुत तेजी से एक दूसरे का अनुसरण करती है? वो कौन सा सिचुएशन होता है? ये हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, जब वेजेस और प्राइसेस जो है ये एक दूसरे को बहुत चेज करती है, बहुत तगड़े स्पीड से। ठीक है, इन्फ्लेशन में तो खुद मार्केट में बहुत प्राइस आ जाता है, और हाइपर मतलब बहुत और भी, मतलब इन्फ्लेशन का सबसे ऊपरी स्तर पे अब आ चुका है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? ये जो बैंकिंग है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग हो गया आपका सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये सब जो है टर्शियरी में आएगा आपका। ठीक है, सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली? ठीक है, अभी हम लोग देखे थे मोनोपोली जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली एक तरह का ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कुछ फर्म्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कुछ फर्म्स होते हैं और कुछ ही बायर्स होते हैं। जैसे कि मोनोपोली में क्या है? सिंगल सेलर है, जैसे कि LPG गैस। अब LPG गैस है, ये क्या है? इसका पूरा मोनोपोली है पूरे देश में। ठीक है, ये गैस का प्राइस क्या रखना है, कैसे क्या देना है, सब कुछ ये ही डिसाइड करता है। ठीक है, ओलिगोपोली के सिचुएशन में क्या होता है कि फ्यू फर्म्स होंगे और मेनी बायर्स होंगे। कुछ लोग जो है, कुछ फर्म्स होंगे जो कि उसको रेगुलेट कर रहे होंगे और बहुत सारे उसके बायर्स होते हैं। तो ओलिगोपोली वो सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-ईयर प्लान? ठीक है, तो 5th पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर होगा कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये था उसका। नहीं, ये नहीं था, ये 12 का था। ये जो है 1 का हो जाएगा। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस जो है ये आपका होने वाला है। 5th 5-ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। उस वक्त में सबसे ज़्यादा जोर जो है गरीबी को हटाने में दिया जा रहा था, रिड्यूस करने किया जा रहा था पॉवर्टी को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा था।
ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी जो है एग्रीकल्चर में चाह रहे थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच मेथड इज यूज टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ही याद कर लेना है कि विच मेथड इज यूज टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। आउटपुट मेथड यहाँ पर होगा करेक्ट। हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये काम किसने कर डाला था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच सिस्टम। जो प्लान्ड इकोनॉमी है भारत का, ये किस सिस्टम पर बेस्ड है। राइट आंसर क्या होगा, सोशलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड है, सोशलिस्ट सिस्टम। प्लानिंग कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो भारत में किस वर्ष में जो है प्लानिंग आयोग का गठन किया गया था। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। GNP, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस इज इक्वल टू क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होने वाला है GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो कौन सा है प्राइमरी सेक्टर में आता है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डेयरी यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, भारत में जो है मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर। केयर का फुल फॉर्म बताना है आपको। भारत का ये 3rd क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च जो है ये होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड एज। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। ये हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNI। GNI का फुल फॉर्म क्या होगा, GNI का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब इस स्पेयर में है, एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ये काम है नाबार्ड का। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। ये काम है CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Who among the following suggested the rolling plan। रोलिंग प्लान जो है किसने सजेस्ट किया था। रोलिंग प्लान ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। ठीक है, गुनार मिर्डल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रियल एस्टेट कम्स अंडर विच सेक्टर। रियल एस्टेट अब किस सेक्टर में आता है। ठीक है, रियल एस्टेट इज द प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग, एयर राइट्स, above the land and underground right below the land। real estate is comes under tertiary sector। तो real estate tertiary sector में आता है। what is the full form of PMGSY। PMGSY का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका फुल फॉर्म है। चलिए, मैच द फॉलोइंग, इसको आपको बताना है मैच द फॉलोइंग को। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है IMF, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, WTO का, ADB का, शाक का। तो देखिए IMF का तो आप सब लोग जानते हैं वाशिंगटन DC होता है, WTO का जेनेवा होता है, ADB का फिलीपींस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, शाक का काठमांडू है। ठीक है, नेक्स्ट, विच 5-year प्लान हैड अ मोटिव ऑफ फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। देखिए
उस समय इसी को बोल दिए थे। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ये 12 5 ईयर प्लान का, ठीक है, मोटिव था। डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड किस सिचुएशन में? डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा उसका प्राइस, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? निम्नलिखित में से क्या किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उच्चतम पैमाना होता है? ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम, एक तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, तो यहां से हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं? ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो ये इकोनॉमिक्स के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो गए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरी जो है आपको रिवाइज हो गए होंगे। तो और भी इस चीज़ को अगर आपको क्लियर और क्रिस्टल करना है, इसको बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आप इन सब के रिलेटेड जो है लुसेंट से आप और भी सेल्फ स्टडी कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।